हेलो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का शीर्षक है आखिर गांधी जी सरदार भगत सिंह को क्यों नहीं बचा पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि सरदार भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी और उनके साथ में सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी। तो सवाल ये उठता है कि गांधी जी क्यों फेल हो गए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें उस पीरियड के बारे में जानना होगा जब सरदार भगत सिंह का उदय एक प्रचंड क्रांतिकारी के रूप में हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मात्र 23 साल की उम्र में उनको फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था और यह हिंदुस्तान का पहला मास मूवमेंट था जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों ने भाग लिया था, सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। लेकिन बाद में जब 1922 में उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी जगह चौरी चौड़ा में करीब 30 पुलिस वालों को क्रांतिकारियों के द्वारा जलाकर मार डाला गया था, क्योंकि पुलिस वालों ने उन पर गोली चलाई थी। तो गांधी जी ने एकाएक असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। जब असहयोग आंदोलन अपने परवान पर चढ़ा था उस समय में एकाएक बंद होने से लोगों में फ्रस्ट्रेशन हो गया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया। कांग्रेस में दो फाड़ हो गया और कुछ कांग्रेसी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया और उनका मकसद था कि किसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रवेश करके वहां पर सरकार को विरोध किया जाए। लेकिन कुछ कांग्रेसी जैसे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके खिलाफ थे। इस तरह से कांग्रेस प्रो चेंजर और नॉन चेंजर गुट में बंट गया। इसका दूसरा प्रभाव यह हुआ कि नौजवानों में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन हुआ और बहुत सारे नौजवानों का विश्वास हो गया कि गांधी जी के जो बताए हुए रास्ते हैं सत्याग्रह और अहिंसा, इससे हिंदुस्तान की आज़ादी नहीं मिल सकती है। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी रास्ता ही अख्तियार करना होगा। इसके अलावा 1917 में जो रूस में क्रांति हुआ था उससे भी हिंदुस्तान के नौजवान बहुत ज़्यादा आकर्षित थे और इसीलिए जबरदस्त क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई। और इसके दो महत्वपूर्ण हिस्से थे। एक क्रांतिकारी संगठन उत्तर भारत के पंजाब, यूपी और बिहार में कार्यरत था और दूसरा क्रांतिकारी संगठन सूर्यसेन के नेतृत्व में बंगाल में कार्यरत था। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था और जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, योगेश चटर्जी, सचिन नाथ सन्याल ये लोग इसके खास मेंबर थे। और इसका मकसद हिंदुस्तान में एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया का गठन करना था। 1928 में बहुत सारे क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, ये फिरोज शाह कोटला दिल्ली में एकत्रित हुए और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को नए सिरे से पुनर्गठित किया और इसका मकसद एक सोशलिस्ट राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया। दोस्तों, इन क्रांतिकारियों का मकसद प्रोपेगेंडा फैलाना था, नए नए
नौजवानों को अपने संगठन में भर्ती करना था, उन्हें संगठन चलाने के लिए पैसे चाहिए थे जो उनके पास में नहीं था, और इसीलिए सरकारी संपत्ति या उनके ट्रेजरी को लूटना उनका एक मकसद था। और इसी कारण से 1925 में इन क्रांतिकारियों के द्वारा काकोरी कांड किया गया था और वहां पर ट्रेन से सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। सरकार ने जबरदस्त दमन चक्र फैलाया और जिसके तहत में बहुत सारे क्रांतिकारियों को, खास करके राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा दी गई थी। बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंडमान निकोबार सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया। तो इस तरह से सरकारी दमन चक्र बहुत जोर शोरों से चला। दोस्तों, 1927 में साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था और उसका मकसद था कि 1919 का जो एक्ट उनके द्वारा पारित किया गया था उसका मूल्यांकन करना, उसमें क्या कमी है उसको दुरुस्त करने का काम करना। और इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को हिंदुस्तान में भेजा। लेकिन हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया और विरोध करने का मकसद यह था कि साइमन कमीशन में सारे अंग्रेज मेंबर थे, हिंदुस्तानी का कोई जगह नहीं था। और जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में यह नारा लगा, गो बैक साइमन। पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा इस विरोध का अगुवाई किया जा रहा था और वहां पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से क्रांतिकारियों को और आंदोलनकारियों को कुचला और उसमें वहां के पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और इसमें लाला लाजपत को बहुत ज़्यादा चोट लगी और उसके बाद 10-15 दिन के अंदर ही उनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय पंजाब के नामी नेता थे, उनकी बहुत ज़्यादा सम्मान थी और इससे भगत सिंह और उनके अन्य साथी बहुत ज़्यादा व्यथित हुए और इसीलिए उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। और हालांकि उन्हें यह लगा कि ये सॉन्डर्स जो है वो जेम्स स्कॉट है, तो गलत तरीके से सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। एक हिंदुस्तानी हवलदार चानन सिंह जो भगत सिंह और उनके साथियों को पीछा कर रहा था, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद को, उनकी भी हत्या कर दी गई। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर सेंट्रल असेंबली में एक मामूली सा बम फेंका था और इस बम फेंकने का उद्देश्य यह था कि जो सरकार बहरी गूंगी हो गई है उसको जगाना। दूसरी बात यह थी कि सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल कानून पास किया था जो कि एक ड्रैकोनियन कानून था और जिसमें हिंदुस्तानी नागरिकों के स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया गया था। और दूसरा मकसद यह था कि जब कोर्ट की कार्रवाई होगी तो उसमें जोर शोर से भगत सिंह और उनके साथी सरकार के जन विरोधी नीतियों का खुलासा कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक ट्रायल चला भगत सिंह का नाम जोर शोर से पूरे उत्तर भारत में फैल गया, हाउस होल्ड नेम हो गया था भगत सिंह। लेकिन कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुना दिया और इसके साथ राजगुरु और सुखदेव को। हालांकि भगत सिंह की तरफ से प्रिवी काउंसिल में अपील दायर की गई थी, लेकिन प्रिवी काउंसिल के द्वारा भी अपील खारिज कर दी गई और उनकी फांसी की सजा बहाल कर दी गई। गांधी जी ने
इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में शुरू हुआ था, उसके बाद में गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था, बहुत सारे कांग्रेसियों को जेल में बंद कर दिया गया था। जेल से निकलने के बाद में गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में वार्तालाप शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव की फांसी की माफी के लिए कोई प्री कंडीशन मतलब पूर्व शर्त नहीं रखा। ऐसा इसलिए किया गया कि जो कांग्रेस की जो लीगल सेल थी, उन्होंने विचार विमर्श करके पाया कि जब अपील प्रिवी काउंसिल से खारिज हो गया है तो ऐसी स्थिति में सजा माफी वायसराय के द्वारा नहीं दी जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। और इसी नीति के तहत में गांधी जी ने जब लॉर्ड इरविन से फरवरी 1931 में बातचीत किया तो उन्होंने सरदार भगत सिंह और उनके दो साथियों के फांसी को पोस्टपोन करने के लिए कहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मार्च 1931 के पहले गांधी जी लॉर्ड इरविन से पुनः एक बार और मिले, जिसमें कि उन्होंने पुनः आग्रह किया कि अगर आप समझौता चाहते हैं तो यह बेहतर होगा कि अच्छे वातावरण में, फेवरेबल क्लाइमेट में बातचीत हो, और इसके लिए जरूरी है कि भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव के फांसी को मुलतवी कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने आसफ अली को फांसी से 2-3 दिन पहले लाहौर जेल भेजा, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि भविष्य में सरदार भगत सिंह और उनके साथी किसी प्रकार के हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आसफ अली जो बाद में उड़ीसा के गवर्नर बने, उन्होंने अपने बयान में बताया कि वो सरदार भगत सिंह से नहीं मिल पाए। एक्चुअली में कांग्रेस का मकसद था कि सरदार भगत सिंह और उनके साथियों से एक बयान लिखा करके अंग्रेज सरकार के सामने में सुपुर्द किया जाए, जिसमें यह बताया जाए कि इनके फांसी को मुलतवी कर दिया जाए और इसके एवज में ये जो क्रांतिकारी हैं वो किसी प्रकार के हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो यह कहना गलत है कि गांधी जी ने सरदार भगत सिंह को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। सच्चाई यह है कि गांधी जी ने 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क के तहत में ब्रिटिश वायसराय से सरदार भगत सिंह के फांसी को मुलतवी करने का आग्रह किया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उस जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य सबसे ताकतवर साम्राज्य था, जिसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। तो ऐसी परिस्थिति में उनका जो घमंड था, जो ताकत का जो जोर था, वो सारे विश्व में फैला हुआ था। और इसी कारण से ब्रिटिश वायसराय ने या ब्रिटिश सम्राट ने सरदार भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की फांसी को मुलतवी या माफी नहीं किया। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता सरदार भगत सिंह से मिलने के लिए नहीं गए थे। यह गलत है। अगस्त 1930 में जवाहरलाल नेहरू खुद सरदार भगत सिंह से लाहौर जेल में मिलने गए थे और
जतिन दास जो भूख हड़ताल पर थे, उनसे भी वो मिले। जवाहरलाल नेहरू ने भी पुरजोर कोशिश किया था कि किसी तरह से सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा पोस्टपोन किया जा सके, लेकिन सारे कांग्रेसी फेल हो गए। दूसरी बात यह थी कि सरदार भगत सिंह और उनके साथी बहुत ही ज्यादा एडमंड थे और वह किसी भी तरह का माफीनामा या इकरारनामा लिखने के लिए तैयार नहीं थे कि भविष्य में वह किसी प्रकार के हिंसक गतिविधि या क्रांतिकारी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। और इसीलिए वह आसफ अली जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उनसे नहीं मिले। 1931 के कराची सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने खुद एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें कि सरदार भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों के वीरता का बहुत जबरदस्त सम्मान किया गया था। दोस्तों, सरदार भगत सिंह क्या चाहते थे? वह चाहते थे कि हिंदुस्तान एक यूनाइटेड फेडरेशन बने जिसमें कि सेकुलर और सोशलिज्म आइडियोलॉजी रहे, किसी प्रकार का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, चाहे वो नेटिव जमींदार के द्वारा ही क्यों नहीं एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा हो, उसको तत्काल बंद किया जाए। तो सरदार भगत सिंह एक समतावादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। लोग जिस प्रकार से धार्मिक बंधन में और अंधविश्वास के जाल में जकड़े हुए हैं, उसको खत्म किया जाए। दोस्तों, आखिर सरदार भगत सिंह और उनके अन्य साथी क्रांतिकारी क्यों फेल हो गए? पहला कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार का सख्त रवैया। आपने देखा कि किस तरह से काकोरी कांड के आरोपियों को आनन फानन में फांसी की सजा दे दी गई, बहुत सारे को अंडमान जेल भेज दिया गया, बहुत सारे को आजम कारावास से दंडित किया गया। उसी तरह से सरदार भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव, इन्हें भी आनन फानन में सजा दे दी गई। उसके बाद में बंगाल में क्रांति की लौ जगाने वाले सूरज सेन को भी 1934 में फांसी दे दी गई। एक शूटिंग इंसिडेंट में चंद्रशेखर आजाद ने खुद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 1931 में खुद गोली मार लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे सारे क्रांतिकारियों का खात्मा हो गया, या तो उन्हें फांसी दे दी गई और या उन्हें आजम कारावास से दंडित कर दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था, उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और उसके सामने में क्रांतिकारी के पास बहुत कम रिसोर्सेस था। दूसरी बात यह थी कि सरदार भगत सिंह और उनके अन्य क्रांतिकारी आम जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। तो ये क्रांतिकारी अपने विचारधारा को, अपने क्रांति को मास मूवमेंट में तब्दील नहीं कर पाए। दोस्तों, हालांकि क्रांतिकारी आंदोलन और सरदार भगत सिंह और उनके साथी फेल हो गए, लेकिन उन्होंने क्रांति की लौ और चिंगारी पूरे देश में जला दिया। सरदार भगत सिंह को शहीद आजम से नवाजा गया। घर घर में वह एक सिंबल के रूप में उभर गए और इसीलिए 1931 के कराची अधिवेशन में नौजवान इतने ज्यादा गुस्से में आ गए थे, उन्होंने कहा गो बैक गांधी, डाउन विथ गांधीजिज्म, डाउन विथ नॉन वायलेंस। हालांकि सरदार भगत सिंह और उनके साथी फेल हो गए, लेकिन उन्होंने उत्तर भारत में नेशनल कॉन्शसनेस
उन्होंने राष्ट्रीय जागरूकता फैलाया, उन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी माने समाजवाद के सिद्धांत को भी लोगों में प्रचारित किया। और दोस्तों इसका परिणाम यह हुआ कि 1931 के अधिवेशन में कांग्रेस ने एक लंबा चौड़ा फंडामेंटल राइट्स के बारे में रिजोल्यूशन पास किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि हालांकि क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने में अंग्रेज सरकार सफल रही, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने जो एक जज्बा पैदा किया, जो एक उत्साह और नेशनल कॉन्शसनेस की भावना पैदा किया, उसे अंग्रेज सरकार खत्म नहीं कर पाई। तो आज का उद्बोधन मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।